सारे देखते हो? ओके। श्रेया, श्रेया आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी आज की। ओके। तो साइकोडायनामिक का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर, मेरे दिमाग के अंदर एक छोटी सी दुनिया है। उस दुनिया के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े हो रहे होते हैं। कई बार हम अपने, वो बोलते हैं ना, दिल और दिमाग के बीच में जो झगड़ा होता है, देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड माइंड। बोलते नहीं बोलते? सुना है यस कभी? सर। दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो? ये वाला जो झगड़ा है, इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं इसको। कि मैं करना कुछ और चाहता हूँ पर मुझे करना कुछ और पड़ रहा है। लेट्स से, राइट? So that particular thing is known as intra-psychic conflict, also known as psychodynamic. जब भी हम साइकोडायनामिक वर्ड को पढ़ेंगे या समझेंगे, तब हम यही चीजें समझेंगे कि भैया हमारे अंदर क्या चल रहा है, इंट्रासाइकिक क्या चीजें चल रही हैं, अच्छी बुरी वट। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंट्रासाइकिक होते हैं, मतलब साइकोडायनामिक लेवल पे होते हैं। बहुत सारे साइकोडायनामिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। एक सेकेंड ना, होल्ड कर। ठीक है, सो दैट इज साइकोडायनामिक। साइकोडायनामिक से ऊपर आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम, आपने अब यहां से जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम जब आप पढ़ोगे तो उस प्रॉब्लम के स्टेप्स है। या तो वो प्रॉब्लम साइकोडायनामिक होगी कि मेरे ही अंदर अंदर जो चीजें चल रही हैं, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, मुझे मेरे सपने आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई सपना सपना देखते हो तो उस सपने की क्या वैल्यू होती है, उसका क्या मतलब होता है, ये चीज आप पढ़ोगे। ठीक है, तो भैया आपके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो क्यों चल रही है, किस बात की दिक्कत है, ये जो हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे साइकोडायनामिक। तो कोई भी प्रॉब्लम है या तो साइकोडायनामिक होगी या तो कॉग्निटिव प्रॉब्लम होगी। साइकोलॉजी में कॉग्निटिव प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा कॉग्निटिव वर्ड का मतलब? वे ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड। राइट। तो कॉग्निटिव इज वे ऑफ थिंकिंग, कि मेरी सोच कैसी है किसी चीज को लेकर, मेरी समझ क्या है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो सोच और समझ में हमेशा इस चीज समझाता हूँ कि मेरी सोच और समझ इज कॉग्निटिव। ठीक है, तो अब या तो मेरी लाइफ के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स या सोसाइटी की प्रॉब्लम्स या कोई भी साइकोलॉजिकल चीजें कॉग्निटिव भी हो सकती है। एक, कि मेरी सोच ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अब ये मानते हैं कि मेरी सोच किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर गलत है। लेट्स से अ पर्सन लिविंग इन हरियाणा, ठीक है, या बहुत अंदर हरियाणा के गांव में। अब उस बंदे की कॉग्निटिव प्रॉब्लम है लव मैरिज को लेकर। देयर इज अ कॉग्निटिव प्रॉब्लम इशू। ठीक, दैट इज कॉग्निशन। तो अगर अपने को किसी की कॉग्निशन चेंज करनी है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कॉग्निटिव है या साइकोडायनामिक है। तीसरी प्रॉब्लम जो आप पढ़ोगे वो है, सर एक हम्म, बार साइकोडायनामिक
मतलब एक सिंगल वर्ड में आप मीनिंग बता दोगे तो कंफ्यूजिंग हो रहा है। साइकोडायनेमिक मतलब आपके दिल और दिमाग के बीच में जो झगड़ा चल रहा होता है, अंदर अंदर ही अंदर जो प्रॉब्लम्स या झगड़े चल रहे होते हैं ना, कि ये सही है या गलत है, करूं या नहीं करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, अंदर अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। ठीक है, तो आप या तो कॉग्निटिव प्रॉब्लम होगी, या तो साइकोडायनेमिक होगी, या तो बिहेवियरल प्रॉब्लम होगी। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम कैसे होगी? बिहेवियर क्या होता है, कौन बताएगा? How you react in a particular situation. हाउ यू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, It can be overt or covert both. ओके, ओवर्ट एंड कोवर्ट, अच्छा अच्छा, The ठीक है, nice. continuous behavior, like a similar behavior, but नहीं, ये तो मैं गलत बोल रही Ravish, you want to say something? The way we respond, like generally, कि हम mostly उसी way में behave करते हैं उस particular situation में. तो So इज इट, stable way of reacting in a particular situation. और ये बिहेवियर हम सीखते कहाँ से? So observation से आता है. और Environment. Culture and genetic. Not genetic, I mean from the family. Environment. या सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर होता है। या सॉरी, सो बिहेवियर, और कहाँ से सीखते हैं हम बिहेवियर? So environment. एनवायरनमेंट से, और सिचुएशन, सिचुएशन से, और कब से हम बिहेवियर सीखना स्टार्ट करते हैं? अगर हम डेवलपमेंटल स्टेज की बात करें तो हम पर्टिकुलर बिहेवियर कब सीखना शुरू करते हैं? सर वो तो हम बाय बर्थ हमारे अंदर बिहेवियर होता है। छोटा बच्चा है, खुश है तो By- हंस रहा है। Sir, oral speech. Saying. बाय बर्थ होता है? यस सर। So जब हम born होते हैं तब से start होता है. तब से Adapt करना. बिहेवियर सीखते हैं हम। Yes, जो Ravish? जो like newborn and adolescent के बीच में वो stage होता है. I don't remember the name. Childhood. सो बेसिकली आप बिहेवियर सीखना कोई भी बच्चा स्टार्ट करता है जब उसका थोड़ा बहुत कॉग्निशन बनना स्टार्ट होता है। आपको पता है कि आप जब 2 साल से पहले आप क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, किसको क्या बोलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे नहीं बोलते थे? नो सर। एनीवन रिमेम्बर एनीथिंग? तो लेकिन अगर एक बात कहें कि ये छोटा बच्चा है, उसे हम दवाई दे रहे हैं, तो जितनी बार हम उसे दवाई देंगे उसका बिहेवियर सेम ही रहेगा ना, उस पे कि वो भागेगा उससे. सी, बिहेवियर का जो पैटर्न बनना स्टार्ट होता है वो बेसिकली 1.5 से 2 साल में बनना स्टार्ट। उसके पहले उस बच्चे को नहीं समझ में आता। जनरली अगर आप साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के हिसाब से देखोगे तो एनल स्टेज जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तब उस बच्चे का बिहेवियरल सीखना स्टार्ट होता है। अब वहां से वो जो भी चीजें देखेगा, सुनेगा, समझेगा, वो वहां से चालू करेगा सीखना या बिहेव करना इन अ सर्टेन वे। तो फॉर एग्जांपल, इफ एक घर ऐसा है जहां पर एक छोटा बच्चा है और हर कोई टीवी देख रहा है, और बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम टीवी मत देखो, तुम खेलो, पढ़ाई करो, बट हम टीवी देखेंगे, तुम मत देखो, वो बच्चा क्या सीखेगा? पढ़ना सीखेगा या टीवी देखना सीखेगा? टीवी देखना। ठीक है, अब दिस इज बेसिकली इट स्टार्ट्स जहां पर उसका कॉग्निशन स्टार्ट होता है।
वहां से बिहेवियर स्टार्ट होता है। अब ये बच्चा लर्न करता है थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। थ्रू आउट मतलब एक 40 साल का बंदा भी अपने बिहेवियर में कुछ ना कुछ सीख रहा है या चेंज कर रहा है या एक्शन कर रहा है। सो एनी कॉग्निटिव कंपोनेंट विद एन एक्शन इज बिहेवियर। मेरी कोई सोच है वो तब तक बिहेवियर नहीं होगी जब तक उसमें कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। मानते हैं ये बात? यस मेरी सोच है कि मुझे बाहर खेलने जाना है, बट मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने अंदर ही सोचे पड़ा हूँ। तो जब तक मैं सिर्फ सोच रहा हूँ इस बारे में तो मेरा वो कॉग्निटिव कंपोनेंट है। और जब मैंने उसमें एक्शन किया कि मैं हर रोज शाम को 7 बजे खेलने जाता हूँ, या मैं अपने बड़ों, जब मेरे घर में कोई बड़ा आता है तो मैं उनको नमस्कार बोलता हूँ या नमस्ते बोलता हूँ या सलाम वालेकुम बोलता हूँ या आदाब बोलता हूँ, व्हाटएवर इट इज। ये जब एक्शन इन्वॉल्व होता है तो वो बिहेवियर होता है। अब यही बच्चा, जरूरी नहीं है कि वो सलाम वालेकुम या बोले या नमस्ते बोले या प्रणाम बोले, ये बच्चा उल्टा भी हो सकता है कि वो बच्चा कोई मेहमान आया उनको ये भी बोल सकता है कि तुम क्यों आए मेरे घर में, चले जाओ मेरे घर से, ये मेरा घर है तुम्हारा नहीं है। ये दोनों चीजें उसने सीखी। आगे बात समझ में? यस सर। राइट। सो दिस इज व्हाट बिहेवियरल कंपोनेंट आएगा यहाँ पर। तो हमने क्या समझा? 3 चीजें, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। सारी दिक्कतें इन 3 पैरामीटर्स में हम पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसके साथ एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है कि व्हाई आई एम अ ह्यूमन, मेरे पैदा होने का रीजन क्या है, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। अगर मेरे को इस चीज का जवाब नहीं मिलेगा तो मैं कितने दिन बैठकर नेटफ्लिक्स देखूं, मैं कितने दिन दोस्तों के साथ बाहर घूमूं। अरे बस। So what is the purpose of my life? This is again a very important question. So a person who is not doing anything in his or her life, just wasting his or her time, is not involved either spiritually or in any work, उसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसके साथ चालू होंगे, प्रॉब्लम्स चालू होंगी, इमोशंस चालू होंगे, ये सारी चीजें चालू। द पॉइंट, इन 4 ही चीजों में हम सारा साइकोलॉजी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है। Yes, sir. Good evening, sir. Sorry, I'm late. Actually, I was at practice time. Okay, no worries. Fine. So ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिसमें हमने साइकोडायनेमिक चीजें समझ ली हैं कि साइकोडायनेमिकली पर्सनैलिटी कैसे बनती है, इंटरनल पर्सनैलिटी कैसे बनती है, ये चीजें हमने समझी। साथ में हमने क्या, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें इसमें पढ़ी, समझाई, देखी, समझी, सब कुछ किया। एरिक फ्रॉम, एरिक एरिक्सन, कैरन हॉर्नी, प्रियू, कार्ल यंग, इन सब ने अलग अलग चीजें समझाई कि पर्सनैलिटी किन किन तरीकों से डेवलप होती है साइकोडायनेमिक। ठीक। आज with today's we will start a very important approach which is behavioral approach. Behavior क्या पढ़ा हमने, क्या समझा? behavior क्या होता है? A cognitive component with an action involved in it. Cognitive component with an action. ठीक है। So behavioral approach of personality जब हम पढ़ते हैं तो हमने समझा कि personality can be understood as a response of an individual to the environment. Response of an individual to an environment. कि हम अपने आसपास, यहाँ पर एनवायरमेंट का मतलब पेड़ पौधे नहीं है, एनवायरमेंट का मतलब होता है जिस जगह पर हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो माहौल है, दैट इज एनवायरमेंट। तो पर्सनैलिटी बिहेवियरल अप्रोच में हमने ये समझा कि जिस माहौल में हम रहते हैं
वहां से मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव बनती है, बिगड़ती है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, कि मैं क्या बिहेव करूंगा ये डिपेंड करता है कि मेरा एनवायरनमेंट कैसा है। तो फॉर एग्जांपल अ पर्सन लिविंग इन स्लम एरिया, उसकी पर्सनैलिटी behavioral component would be different than a person living in let's say मुंबई के जो थोड़े से रिहायशी इलाके होते हैं, पॉश एरियाज जो होते हैं, डिफरेंस होगा, यस और नो? Yes, sir. A person going in गवर्नमेंट स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, उसकी पर्सनालिटी और सेम एज का दूसरा बच्चा जो कि प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्या इन दोनों की पर्सनालिटी या बिहेवियर अलग अलग होंगे? यस और नो? Yes, sir. A person in metro city and a person in village, क्या इन दोनों के बिहेवियर्स अलग अलग होंगे? Yes, sir. फॉर मी, फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए साल का 20 लाख रुपए अगर कमा रहा हूं मैं, तो मेरे लिए वो हो सकता है बहुत ज्यादा है यार, 20 लाख। बट देयर विल बी पीपल जिनको अगर मैं बताऊं कि साल के 20 लाख है, तो बोले बस ओनली 20 लाख इन ईयर, ना ना ना, दैट्स, अच्छा ये फिगर नहीं है, ठीक है। बट द आइडिया हियर इज कि जैसे मैंने किसी और को बताया जो साल के 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, let's say, उसको जब मैं भी तक ये सोच रहा था कि यार 20 लाख बहुत होता है, जैसे मैंने किसी को बताया उसने बोला 2 करोड़, एंड आई जस्ट स्टार्टेड कि ओके ओके, मतलब 20 लाख बहुत कम होते हैं, ठीक है। आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू गेट टू दैट 2 करोड़, राइट। तो मेरे लिए 20 लाख बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी और के लिए बहुत कम हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. So this is where the environment comes into picture. So personality जो है, behavior जो है या personality जो है, वो environment से बनती है। Structural unit of personality is response, जो हम बार बार बात कर रहे हैं about the action, ठीक है। So there has to be an action। जब भी हम action की बार बार बात कर रहे हैं, वही ये चीज बोलता है कि structural unit of personality is response। मैं जब भी रिस्पॉन्स करूंगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी बात के ऊपर, दैट इज वेयर माय बिहेवियर विल कम इनटू पिक्चर। तो अब आपकी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, सेम टॉपिक चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एक अचानक से एक बच्चा खड़ा होता है और उसको वो चीज बुरी लग जाती है और वो बोलता है कि नहीं मैम आप जो बोल रहे हो, या नहीं सर आप जो बोल रहे हो, दैट्स नॉट राइट। लेट्स से देयर इज अ टॉपिक गोइंग ऑन अबाउट टेररिज्म, मेरे साथ ये बहुत होता है खासकर, क्योंकि वी हैव ऑलवेज सीन कि जब भी टेररिज्म की बात आती है तो वी एसोसिएट दैट टेररिज्म विद अ सर्टेन कम्युनिटी, राइट, एंड दैट्स नॉट ओनली मी, दैट्स एंटायरली अप्रोक्सीमेटली बहुत बहुत सारे हाफ ऑफ द वर्ल्ड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, तो कुछ लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं है, वो नहीं है, right? So it is all about response. The third is core tendency that organizes behavior is the reduction of biological or social needs that energizes behavior. Core tendency of personality क्या है? क्यों व्यक्ति क्यों करता है किसी टॉपिक को लेकर? Why someone behaves? आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बिहेव क्यों करते हो, किसी टॉपिक पे या किसी जगह पर या किसी इन्वायरमेंट में, कभी लोगों के साथ जो भी रिएक्ट अपन करते हैं, जो बिहेव करते हैं? हम उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, हमें नॉलेज है उसके ऊपर। और ऐसा भी हो सकता है कि हम नहीं हो उस टॉपिक से अवेयर, फिर भी हम कर रहे हैं। ओके, और उसके बारे में और जानने के लिए या उसके लिए क्योंकि नॉलेज हमें वो गेन करने के इंटरेस्टिंग लिए। लगता है। हमें वो इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि आपको कोई बात बुरी लगी है तो भी आप बिहेव करते हो इन अ सर्टेन वे?
कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी बच्चे को कोई चीज चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाता है, चाहे वो जिद का बिहेवियर, बच्चा जिद कर रहा हो, Yes, sir. करते हैं बच्चे जिद? क्या बच्चे मिसकंडक्ट करते हैं, बच्चे बड़े जो भी, बूढ़े जो भी है? Yes, sir. मेरी गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैं अपने अपने लेन पे जा रहा हूँ और किसी ने मेरी गाड़ी को साइड से आके मार दिया, ठीक? अब क्या जैसा मैं रिएक्ट या बिहेव करूंगा, क्या सूची की गाड़ी भी कोई मारेगा तो वो सेम बिहेव करेगी क्या? नो सर। No, sir. हो सकता है मैं उसको बोलूं कि यार चल ठीक है कोई नहीं, मेरी गाड़ी में लगा तेरी गाड़ी में भी लगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? या मैं उसको थोड़ा सा एक हार्ड लुक देकर छोड़ दूंगा, या मैं ये बोलूंगा कि चल यार अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ, मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पर जा रहा हूँ, अनटिल अनलेस जो गाड़ी एकदम ही खराब ना हो जाए, चलने लायक ना हो। वेयर Suchi might react in a completely different way. She might start, let's say कि बेटा निकल तू बाहर, आज आज तेरे को मारूंगी मैं, ठीक है? So the whole idea here is कि it is the biological और social need that energizes anything. कि मेरी बायोलॉजिकल नीड क्या है? अगर मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, किसी से मेरा झगड़ा हुआ हुआ है, मैं अंदर ही अंदर ना एकदम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, ठीक है? कहीं कोई ऐसी बात हुई जो मुझे पसंद नहीं आई और मैं वहां पर रिएक्ट कर नहीं पाया, अपना गुस्सा वेंट आउट नहीं कर पाया, और तब ये चीज हुई है, नाउ व्हाट आई बिहेवियर में डिफरेंस होगा। एब्सोल्यूट, ठीक है? तो साइकोडायनेमिक प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि मेरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे दिमाग में, और मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। पहले मेरा बिहेवियर क्या था? जब मैं घर निकला हूँ, एक अच्छी मीटिंग करके निकला हूँ मान लो, ठीक, और ये जनरल होता है, मतलब बचपन से बच्चा सीखता है बिहेवियर, सर्टेन बिहेवियर। तो मेरा बिहेवियर अगर मान लो बहुत शांत स्वभाव का है, तो मैं बहुत ज्यादा किसी से झगड़ा करना प्रेफर नहीं करता। अगर कोई ऐसी बात हो रही है जहाँ पर शायद झगड़ा तक बात पहुंचेगी, तो आई ट्राई टू काम इट डाउन, आई ट्राई टू गेट इनटू द सॉल्यूशन, राइट? whereas there are people who try to get into the conflict, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, ठीक है? सो दे ट्राई टू गेट इनटू दैट कॉन्फ्लिक्ट मोड, वो भी बिहेवियर होता है। तो अ पर्सन जिसने हमेशा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े देखे नहीं है और बहुत ज्यादा झगड़े में वो इन्वॉल्व हुआ नहीं है, उसके लिए द सेम सिचुएशन माइट बी इंटायरली डिफरेंट। वेयर एज अ पर्सन जिसने हमेशा अपने आसपास सिर्फ झगड़े ही देखे हैं, अपने घर में, अपने आसपास के माहौल में, जिस जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा था, वहां पर उसने देखा है कि हर छोटी बड़ी बातों में लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, उसका बिहेवियर इंटायरली डिफरेंट, ठीक है? तो जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि जो फॉल्टी बिहेवियर्स है उसको कैसे ठीक किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस टू ट्रीट दोस फॉल्टी बिहेवियर, और एक्चुअली फॉल्टी बिहेवियर होता क्या है। मेरे लिए वो चीज फॉल्टी बिहेवियर हो सकती है, हो सकता है कि किसी और के लिए वो फॉल्टी बिहेवियर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं मान लो रोड पे, एक बच्चे ने मारा और मेरी गाड़ी का कांच टूट गया, अब मेरे लिए वो फॉल्टी बिहेवियर है या नहीं है? मेरे लिए हो सकता है। यस। Yes, बट sir. जिस बच्चे ने फोड़ा है, अगर मैंने उसको डांटा तो उसके पेरेंट के लिए ये चीज फॉल्टी बिहेवियर नहीं होगी, बच्चे खेलेंगे नहीं तो क्या कहाँ जाएंगे? या एक बंदा मेरी जगह पे किसी ऐसे बंदे की गाड़ी फूटी जो बहुत शांत स्वभाव का है, या उसने खुद ही क्रिकेट बहुत खेला हुआ है, या उसने खुद ही लोगों के शीशे तोड़े हुए हैं, हाउ ही विल रिएक्ट? चल कोई नहीं, इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, बिहेवियर कैसे होता है? बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स के कारण बाहर आता है बिहेवियर, राइट? सो दिस इज द बिहेवियरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी, बिहेवियर कैसे बनती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड।
फाइन, नाउ विल स्टार्ट अनदर टॉपिक। हमने यहाँ पर दो अप्रोच पढ़े हैं पर्सनैलिटी को समझने के, साइकोडायनेमिक और बिहेवियर। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं पर्सनैलिटी को जज करने के, एसेस करने के। किस कौन कौन समझता है अबाउट दिस वर्ड असेसमेंट? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म असेसमेंट? टू एनालाइज। टू एनालाइज। आप कभी असेसमेंट दिया आपने आज तक किसी भी चीज को? आपको किसी ने किसी बात पे किसी चीज के लिए असेस किया है? एग्जामिनेशन उसमें में एग्जाम होते हैं। यस माधवी? एग्जामिनेशन में हमें मतलब सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया जाता है। एब्सोल्युटली, असेस किया जाता है कि आपको वो टॉपिक कितने अच्छे से आता है, मतलब आपका टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट लेने के बाद स्कोर के हिसाब से समझा जाता है कि आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक क्या कितना और क्या समझ में आया। तो अगर मेरे 70% मार्क्स आए, है ना, अगर मेरे 70% मार्क्स आए, दैट व्हाट डज दैट मीन? कुछ ना समझ में आया, मतलब काफी आया बट थोड़ा सा रह गया। मुझे वो 70% समझ आया हमको। यस एब्सोल्युटली, मुझे वो टॉपिक 70% समझ में आया, इसलिए मेरे मार्क्स 70% आए। मतलब यही हुआ ना, इसका डिड्यूस करेंगे तो अगर आपके एग्जाम में 95% मार्क्स आए, इसका मतलब कि आपको जितना भी चीजें आपने पढ़ी है उसमें 95% चीजें आपको समझ में आई है, 5% चीजें आपको समझ में नहीं। ठीक, सिमिलरली जब हम किसी की पर्सनल, यस सुची? तो ये तो मैटर कर सकता है ना कि पर्टिकुलर लोगों पे कि कितना उन्हें समझ आता है, तो लोगों को जज क्यों किया जाता है कि उन पे ज्यादा मार्क्स ही आने चाहिए सबको, और नहीं जिसके कम आ जाते हैं उन्हें इतना फील कराते हैं लोग। नहीं, देखो ये देयर हैज टू बी अ पैरामीटर जिसमें मैं एनालाइज कर पाऊँ कि ये जितने भी 40 बच्चे क्लास में हैं, इसमें किसका कितना इंटेलिजेंस है, कौन कितना समझ पाया है, किस टॉपिक के बारे में इसको कितनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन है, ये समझने के लिए असेसमेंट होता है। और यही कारण है कि असेसमेंट आज कभी बंद नहीं होता या बंद नहीं हो पाएगा, राइट? अगर असेसमेंट में हटा दूं, मान लो क्या होगा? अगर आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे, चलो अपन मान लेते हैं कि अपन ने स्कूल सिस्टम से एग्जाम्स हटा दिए, अब क्या होगा? सर हम हमें जरूरी पता ही नहीं चलेगा। हमें पता नहीं चलेगा कि जिनके हमें फिजिकल कितना, पेपर्स एबिलिटी नहीं होंगे वो भी पास हो जाएंगे। हाँ, हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। हम मेहनत नहीं करेंगे यार, जब कोई वैल्यू नहीं, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन ग्रुप एंड ग्रुप प्रोसेसेस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, तब हम ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है? सो अगर नहीं होगा तो मेरी मुझे कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होगी, कोई कंपल्शन नहीं होगा समझने का, ठीक है? सर मतलब दूसरे वेज भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं ना लेने के, जरूरी दूसरे भी थोड़ी है। अडॉप्ट कर सकते हैं फिजा, बट when it comes to holding a large number of audience for a single फिजा, I can understand कि ओके फिजा को ये नहीं समझ, मैथ्स नहीं समझ में आता, हिस्ट्री समझ में आती है, दैट्स फाइन, completely good, brilliant, या फिजा is good in painting in arts, fantastic, but when it comes to understanding the same thing in 50 lakh students nationally, क्या मैं एक एक बच्चे को जाकर समझ सकता हूँ क्या? नो सर। कोई पैरामीटर हो सकता है क्या कि भैया कितने लोग किस लेवल पे हैं? यस सर। यस सर। कैसे? सर मार्क्स के बेसिस पे। टेस्ट के बेस पे। स्लिप, ठीक है? सो ऑब्वियसली these assessments, these marks that you get in your exams are basically कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास में जो सिलेबस था वो सिलेबस आपने कितना समझा है, कितनी नई चीजें आपने जानी है, आपने अपना इंटेलिजेंस कितना बढ़ाया है, कितने टॉपिक्स को आप जानते और समझते हो जिसको आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ।
तो अगर 70% आया है, दैट डज नॉट मीन कि यू आर नॉट गुड इन योर, यू कैन नॉट बी गुड इन योर करियर। दैट मीन्स कि ओके, ये जो चीजें हमने इस बच्चे को सिखाई या समझाई है, इस बच्चे को वो चीज 70% समझ में आई। अब ये 70% ये बच्चा अपनी लाइफ में उस चीज को यूज कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स द रीजन ऑफ असेसमेंट। जब हम पर्सनैलिटी किसी की समझते हैं तो हमारे पास कुछ तरीके होते हैं उस पर्सनैलिटी को समझने के। ये हमने पढ़ तो लिया कि अच्छा ये पर्सनैलिटी होती है, ऐसी पर्सनैलिटी होती है, वैसी पर्सनैलिटी होती है। हमें पता कैसे चलेगा कि इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है या इसकी सोच कैसी है, ये करता क्या है, क्यों करता है, ये जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसको असर्शन बोलते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में, जहां पर हम कोई रीजन देने लगते हैं कि अच्छा अगर इस बंदे ने किसी का मर्डर किया है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या रहा हो। अगर कोई टेररिस्ट बना है तो क्यों बना होगा, देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड दिस। तो अगर मुझे ये रीजन नहीं समझ में आएगा तो क्या मैं उस बंदे को वापस से मेन स्ट्रीम में ला सकता हूँ क्या? नो सर। नो अगर सर। एक बच्चा क्लास में है जो फेल हुआ है, ठीक है, अब वो क्यों फेल हो रहा है अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा तो क्या मैं उसको वापस से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ला पाऊंगा क्या? नो सर। ठीक है, तो अब हम क्या सीख समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया पर्सनैलिटी कैसे असेस की जाए। तो इसमें दो चीजें, पहला है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, जिसमें बंदा खुद रिपोर्ट करता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी। ठीक है, कैसे कैसे रिपोर्ट करेगा, उसके तीन तरीके, MMPI, EPQ और 16PF। ये क्या होता है हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक, जिसमें वो खुद रिपोर्ट कर रहा है, खुद बता रहा है कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, क्वेश्चन आयर्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि अगर मान लो ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप कैसा रिएक्ट करें। ठीक है, तो वहां पर वो खुद बता रहा है, आंसर दे रहा है। एक सेकेंड, बट अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स से मैं गुलप्रीत से पूछता हूं कि गुलप्रीत मुझे बताओ आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप लोगों से किस तरीके से रिएक्ट करते हो, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसमें? सर अगर मैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर पे जाऊं और मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप बताओ कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, जस्ट एक बहुत बेसिक लेमन टर्म्स पे पूछता हूँ, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है या बुरी है? सर एटलीस्ट जिन लोगों के मैं क्लोज हूँ वो जानते हैं कि आई एम अ गुड पर्सन बाय हार्ट एंड आई एम अ वेरी गुड लिसनर, सो फॉर देम, सो ऑफ कोर्स उनके लिए मेरी पर्सनालिटी अच्छी ही होगी। हम Will there, सबका can there be people who thinks opposite to this? मे बी ऑफ कोर्स सबके Right. पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। Right. कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं उन क्वेश्चन आयर्स में जहां पर मुझे पता है कि आई वुड नॉट रिएक्ट द मोरल वे, जो इसका मोरल वे है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप किसी बहुत जरूरी काम से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम पर पहुंचना है, आप इतना टाइम फ्रेम लेकर निकले हो कि अगर आप सीधा सीधा उस स्पीड पे चलते रहोगे तो आप पहुंच जाओगे वहां पर टाइम पे, एंड सडनली इन बिटवीन यू सी कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। आप जा रहे हो एक इंटरव्यू देने जिसके लिए आप 2 साल से कोशिश कर रहे थे, ठीक, और आपने देखा रास्ते में आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। उस सिचुएशन में आप क्या करो, आप अपना इंटरव्यू देने जाओगे या उस जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी हेल्प करोगे? इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी हैव सीन, पीपल विल से कि मैं उस एक्सीडेंट वाले की मदद करूँ, बट इन रियलिटी अगर ऐसी सिचुएशन आती है वो बंदा जो है वो इंटरव्यू देने जाता है।
Yes, sir. Now what is happening here? कि उसने मोरल आंसर दिया कि भैया मोरालिटी के बेसिस पे उसने आंसर दे दिया कि मुझे जज किया जाएगा इस क्वेश्चन पे। खुद जब बता रहा है वो बहुत सारी बातें छुपाएगा, बहुत सारी बातें वो खुद से नहीं बोलना चाहेगा, अपने आप से नहीं बोलना चाहेगा, तो जब समय होगा तो वो SCQ क्वेश्चनर में भी यही होता है। इसमें SCQ क्वेश्चनर, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चनर में। सबसे सारे यही है, ठीक है। सो द आइडिया हियर इज कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर में हम हर चीज खुद से जब बताने लगते हैं तो हम बहुत सारे फिल्टर्स डालते हैं उसमें, बहुत सारे फिल्टर्स, ठीक है। कि अगर आपके पास सिंगल एक ही चॉकलेट है और वो चॉकलेट आपको खाना है या आपका एक छोटा भाई है उसके दो लोग हैं, एक ही चॉकलेट है और वो चॉकलेट आपको बहुत पसंद है और आपको भूख भी लग रही है, आप खुद खाओगे या भाई को दोगे? रियलिटी में आधी आधी। चल पूरी खा लेंगे। दिस इज इंटायरली डिफरेंट। तो आप हो सकता है कि जब आपका क्वेश्चन आयर में क्वेश्चन आए तो सर उसमें वो तो एक सिचुएशन आ जाती है जब वो मम्मी पापा से कहेगा कि दीदी नहीं दे रही तो मजबूरी में देनी पड़ेगी, और अगर दो आई हैं और उसने अपनी खा ली। there could be thousands of things on this. So जब भी सेल्फ रिपोर्ट मेजर कोई करता है, खुद से अगर रिपोर्ट करता है तो वहां पर बहुत सारे फिल्टर्स डाल देते हैं एवरी ह्यूमन, ठीक है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम there are few other techniques which is known as projective techniques. अब ये बहुत डिटेल है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जिसमें व्यक्ति जो है वो अपने अंदर के इमोशंस को या अपनी चीजों को छुपा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट जो है वो डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट टेस्ट होता है, जिसमें जो रिपोर्ट कर रहा है उसको ही नहीं पता कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो मैंने अगर ये चीज मुझे दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल रोशार सिंह प्लॉट में मुझे ये पर्टिकुलर फिगर दिख रहा है, तो उस बंदे को नहीं पता कि अगर मैंने ये फिगर बताया तो उसका क्या रिस्पॉन्स निकलेगा, अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। उस कंडीशन में क्या करता है वो, उसको जो दिख रहा है वो बताता है, ठीक है। जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो अपन समझेंगे कि क्या होता है, टेट क्या होता है, इनब्लॉट रोशास क्या है, फ्रस्ट्रेशन टेस्ट क्या है, सिम्पटम्स कंप्लीशन टेस्ट क्या है, ये सारी चीजें हम जब डिटेल में जाएंगे तो हम समझेंगे, ठीक है। एंड थर्ड इज बिहेवियरल एनालिसिस। अब इसके भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल रेटिंग्स, नॉमिनेशंस एंड सिचुएशनल टेस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में व्हाट विल स्टार्ट इज विल स्टार्ट द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों असेसमेंट्स के जो मेथड है इसको हम डिटेल में जाएंगे और एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। Before that, before the next class, I would request every one of you just एक बार NCERT पढ़ के आना क्लास में। The more discussion will happen in the class, the more psychological cues will develop, and these psychological cues will help you in writing your exams in the answer sheet, and which is completely missing in this batch. इफ मैं आज काम करता हूँ, मैं ना आज तो मैं नहीं ले रहा हूँ क्लास, बट जब भी मैं CUET की क्लास लूंगा आई विल शेयर दैट विद यू गाइस। एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ डिस्कशन क्लास लुक्स लाइक, यू कैन जॉइन दैट पर्टिकुलर बैच, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। जो आज हमने समझा है उसको एक बार पढ़ लेना, और जो अगली बार हमने समझना है वो एक बार पढ़ के नेक्स्ट क्लास Wednesday को meet again.